और वास्तुकला, जिसमें हम लोगों ने मौर्य काल का देखा था। इसके बाद हम लोग उत्तर मौर्य काल देखेंगे। क्या देखेंगे? इन मौर्य काल के बाद जो भी राजा आते हैं उत्तर मौर्य कालीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की मूर्ति कला को देखेंगे। मूर्ति कला में देखिए गांधार यानी उत्तर मौर्य कालीन में गांधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला और आपकी अमरावती मूर्ति कला, इनका विकास हुआ। लेकिन ध्यान रखना है, हमें क्या करना, उत्तर प्रदेश का ही रखना है, ठीक है। ये जो गांधार वाला था, ये उत्तर पश्चिम प्रांत, गांधार के साइड में हुआ था इसका उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है। मथुरा का आपका, ये आपका मथुरा में हुआ था, ठीक है। अमरावती आपके दक्षिण भारत, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और ये इसका ज्यादा वर्णन कनिष्क के शासनकाल का ही ज्यादा आता है, कुषाण वंश का, ठीक है। ज्यादातर गांधार वाले में आपको क्या मिला था, इसमें नीले बलुआ पत्थर का यूज हुआ था। क्या? नीले बलुआ पत्थर का। इसमें आपका लाल बलुआ पत्थर का। और इसमें आपका मिक्स था और रक्षा था सफेद, ठीक है, या सफेद। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद गांधार में ये किस पर निर्भर थी? ये जो गांधार शैली थी, ये आपकी जो थी, इस पर यूनानी और ग्रीक का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? ग्रीक का प्रभाव था। और ये जो थी, ये क्या, ये बुद्ध से संबंधित थी। घुंघराले बाल वाले जो भी जाते हैं, ये गांधार वाला नहीं आता है, क्योंकि वहां के देवताओं का लेकर देवताएं यूनानी और ग्रीक से जैसे बनते थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ बनाई जाती थी, ठीक है। हाँ, बुद्ध की जो भी प्रतिमा बुद्ध से ज्यादा रिलेटेड थी, ठीक है। और इनके प्रभामंडल क्या होते थे? प्रभामंडल समझ में आता है आप लोगों को? जो पीछे चक्र बनता है वो अलंकृत था। क्या था? अलंकृत था। यही सब आपको याद रहेगा, ये कीवर्ड है। क्या है? जब पूछा जाएगा आपको उत्तर प्रदेश की मूर्ति कला के बारे में लिखने के लिए, तो ये आपका कभी कंपेयर करने जाएगी, तो यही कीवर्ड आपको कंपेयर करना रहेगा, ठीक है। जितने हैं, जैसे कि ये इसका प्रभाव यूनानी था, ठीक है, जिसमें बुद्ध से, इनकी मूर्तियां बुद्ध से थी, ठीक है। ये प्रभामंडल जो थी अलंकृत थे, ठीक है। ये आपके नीले बलुआ पत्थर से थे। तो ये चीजें आपका, और इनका जो भी विकास, ज्यादातर विकास था उत्तर पश्चिमी प्रांत और गांधार के एरिया में था। तो ये आपको यही सब, जब आपके पास एक कीवर्ड रहेंगे तो आप उसको अच्छे से मेंस में लिख सकेंगे, ठीक है। ऐसा में एक कीवर्ड जरूर रखना, आप लोग याद करना। मथुरा आपके बलुआ पत्थर हो गया। फिर इसका ये पूरा क्या था? देसी था, मतलब देसी निर्मित थी ये, मतलब यहाँ पर देश का ही प्रभाव था, इस पर किसी विदेशी का प्रभाव नहीं था। इसके बाद ये इसमें बुद्ध की, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदू की, फिर आपका जैन, इसके बाद जो भी शासक थे उनकी भी मूर्तियां बनाई गई, ठीक है, शासकों की। यानी इनका इस पर क्या था? बुद्ध बौद्ध धर्म का और हिंदू धर्म का और जैन धर्म का, ऊपर से वहां के शासकों की मूर्ति मथुरा कला में था, ठीक है। जो इनके प्रभामंडल थे, ठीक है, वो क्या थे? अलंकृत नहीं थे।
क्लियर है? इसके प्रधानमंत्री क्या थे? अलंकृत नहीं थे। ठीक है, और इनका विकास कहां कहां हुआ? मथुरा में हुआ और सोंठ में हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका कंकाली टीला। क्लियर है? ठीक है, यहां पर यह हुआ। ठीक है, इसके बाद अमरावती जो होता है, अमरावती में क्या था? यहां पर पुनः जो प्रभा मंडल होता है क्या होता है? वो अलंकृत पाया जाता है। ठीक है, ये भी बौद्ध से, किससे है ये? बौद्ध से ज्यादातर प्रभावित थे, यानी बौद्ध धर्म की मूर्तियां जहां बनाते थे। ठीक है, इनका ये सफेद और मिश्र बलुआ पत्थर का यूज होता था। ठीक है, और ये इसका विस्तार जो था दक्षिण भारत और के क्षेत्र में ज्यादातर पाया जाता था। ठीक है, तो आपका ये थोड़ा सा कीवर्ड होना चाहिए आपके पास, जो हमेशा आपके मन में रहे, जब भी लिखने का मौका मिले तो आप उसको लिख सकें, कभी भी किसी भी कंडीशन में। आपको इतना कीवर्ड तो हमेशा हर हाल में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये जो डिफरेंस है, कभी भी कंपेयर करने की बारी आ जाए, इतना रहे इतना आप लिख सकें, ताकि बाकी आप हर चीजों को पता है कि प्रभा मंडल क्या होता है, यूनानी ग्रीक क्या होती है, बुद्ध की क्या होती है, उसको आपको विस्तार करके उसको 150 में या 250 में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, ये अमरावती जो है ये मिक्स और सफेद बलुआ पत्थर का यूज हुआ था। हाँ, मतलब मिक्सित था थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर सफेद बलुआ पत्थर का। ठीक है, ये बुद्ध से प्रभावित थी, मतलब बुद्ध मूर्तियां ज्यादातर इन्होंने बनाई। ठीक है, इसके बाद ये दक्षिण भारत में इसका विस्तार पाया जाता है। ये आप लोगों को जो अमरावती है, ठीक है, और जो गंधार मूर्ति कला, ये आपको आर्ट एंड कल्चर में जब पढ़ेंगे आप लोग, उसको बेहतर तरीके से वो बताएंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। लेकिन हम लोग जो उत्तर प्रदेश का मथुरा, उत्तर प्रदेश में कौन है? मथुरा ही है, तो मथुरा मूर्ति कला को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ना है? पेपर 5 पढ़ना है, उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना है। ठीक है, तो यही हम लोग देखा जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सबको बता दिया है ताकि इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए उत्तर प्रदेश की मूर्ति कला। उत्तर प्रदेश की क्या हुआ? ये मथुरा है, सोंठ है, कंकाली टीला है, यहां पर उनका विस्तार था। ठीक है, मथुरा, सोंठ और कंकाली टीला। ठीक है, क्या हुआ? मौर्यों के पतन के बाद, हाँ, उत्तर मौर्य काल, हाँ, मौर्योत्तर काल। इसे उत्तर मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, उत्तर मौर्य काल। मौर्योत्तर काल में आप लोग को समझ में नहीं आता, या मौर्योत्तर काल में लिख लीजिए आप लोग, या उत्तर मौर्य काल। ठीक है, हाँ, क्लियर है? हाँ, मौर्य काल के बाद ही क्या होता है? मौर्योत्तर काल आता है, जिसमें आपके छोटे छोटे राजा हर जगह क्या होते हैं? अपने अपने आप को स्वतंत्र करते हैं और अपना अपना विकास करते हैं। जैसे होता है उत्तर मुगल कालीन होता है, जैसे मुगल काल के बाद क्या होता है? उत्तर मुगल कालीन होता है, तो वहां भी छोटे छोटे राजा क्या होते हैं? अपना स्वतंत्र विकास में से अवध का नवाब से अपने आप को स्वतंत्र करते हैं, उधर मराठा कर लेते हैं, सब चीजें होता है। ठीक है, ऐसी ही मौर्य काल के बाद ही उत्तर मौर्य काल आता है। ठीक है, देखिए उत्तर मौर्य काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
इसका प्रभाव के साथ साथ इस काल में मूर्तिकला भी देखने को मिलता है। इस काल में मूर्तिकला को राजकीय संरक्षण, राजकीय संरक्षण यानी राजाओं का संरक्षण और समृद्ध व्यापारी एवं साहूकारों का भी संरक्षण मिला था। समृद्ध एवं व्यापारी एवं साहूकारों का भी संरक्षण मिला था। ठीक है। मरणोत्तर काल में 3 मूर्ति कला शैलियों का विकास हुआ। 3 मूर्तिकला शैलियों का विकास हुआ। ठीक है, तीनों का नाम लिखिए आप लोग। याद है? हाँ जी, भूल गए तुरंत। गांधार मूर्तिकला शैली, मथुरा मूर्तिकला शैली और अमरावती मूर्तिकला शैली। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे सर? मथुरा को ही देखा जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं डाल दीजिएगा। ठीक है, जैन धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं। यहाँ उस समय क्या था? हिंदू धर्म था। हाँ जी, हाँ बताइए आप लोग। हिंदू धर्म था उस टाइम? क्या था उस टाइम? हिंदू धर्म कब आता है? हिंदू कब आता शब्द? जब ईरानी यूनानी अरब लोग आते हैं तभी तो आता है शब्द। पहले क्या था? वो ब्राह्मण धर्म था और भागवत धर्म था। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, ये उनके आने के बाद ये शब्द मिला है। ठीक है, नीचे लिखिए इसके। मरणोत्तर काल में, मरणोत्तर इसी हम कहते हैं उत्तर मुगल का है। उत्तर मौर्य काल में, मरणोत्तर काल में गांधार कला के समानांतर यमुना नदी के किनारे
मथुरा मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। मथुरा मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। इस मूर्तिकला शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण शासकों कुषाण शासकों कनिष्क हुबिस हुबिस और वासुदेव के काल में हुआ। वासुदेव के काल में हुआ। मथुरा मूर्तिकला देसी कला पर आधारित थी। देसी कला पर आधारित थी। इस कला शैली के अंतर्गत ये जो बताया यही सब लिखना आपको। इस कला शैली के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन इन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। इन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। इस कला के अंतर्गत इस कला के अंतर्गत ही बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको पूछा जाता है। इस कला शैली में प्रभा मंडल पर अलंकरण नहीं पाया जाता है। इसका विस्तार मथुरा, सोंग, कंकाली टीला आदि क्षेत्रों में है। कंकाली टीला, हाँ, ये मथुरा वाले चीज है, ठीक है। वही सब ज्यादातर अक्षर विकास उधरी हुआ, तो यही रीजन नहीं होगी क्या, ठीक है। हाँ,
इस कला शैली के अंतर्गत बौद्ध प्रतिमाएं बौद्ध प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा ये क्या होता है? कभी आप लोगों ने मतलब भूमि स्पर्श मुद्रा क्या होता है कभी कभी तो पूछा आप लोगों ने कभी? अभय मुद्रा एक मिनट क्षण परिवर्तन मुद्रा, हाँ बताइए। हाँ हाँ ठीक है। उनका एक हाथ क्या होता है गोद में रहता है और एक दाहिना हाथ जो होता है ये घुटनों के ऐसे नीचे रहता है, ठीक है, और स्पर्श की तरफ आता है वो। और अभय मुद्रा में क्या होता है? हाँ जी, नेट चल रहा है? नहीं चला ना? देखिए ये अभय मुद्रा का है, ठीक है। किस तरह है? एक आपका ऐसे रहेगा और आप एक गोद में रहेगा, ठीक है। और देखिए यह ठीक, ये भूमि स्पर्श मुद्रा है आपका, ठीक है। एक और है आपका धर्म चक्र। ये रहा जो आपका इस तरह किया जाता है, ठीक है। ये आपका धर्म चक्र मुद्रा हो गया जैसे, ठीक है, इस तरह किया जाता है। तो ये आपका इस तरह है, यानी 3 मुद्राएं हैं जो आपका विकास इसमें हुआ था, ठीक है। कौन कौन सी आपकी? अभय मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा और आपका धर्मचक्र मुद्रा। तीनों समझ में आया कैसे कैसे मुद्रा है उनकी, ठीक है। इन तीनों मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है। बौद्ध मूर्तियों में
आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया गया है। यानी जितनी भी मूर्तियां रहेंगी वो ज्यादातर वो साधना ध्यान मुद्रा में ही अक्सर पर ज्यादा बल दिया गया है। इस शैली में निर्मित बौद्ध प्रतिमाएं बौद्ध प्रतिमाएं का निर्माण लाल बलुआ पत्थर की सहायता से किया गया है। इस शैली में अभाव होता ना, भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन किया गया है। यानी इनके अलग अलग क्या कहा जाता है उसमें, हम कहना है अलग अलग पोजीशन में इनका इसमें है। ठीक है, भाव भंगिमाओं का किया गया है, अधिक बल दिया गया। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया बौद्ध से। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग ब्राह्मण धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं पर लिखे गए। इस शैली के अंतर्गत मथुरा पढ़ना है ना हम लोग। हाँ, ब्राह्मण वाला ही कोई भी लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सब छोटे छोटे हैं, ज्यादातर बड़े बड़े नहीं है, ज्यादातर क्या ही था। इस शैली में ब्राह्मण धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं का विकास हुआ है। हाँ जी, जुड़ी प्रतिमाओं का भी विकास हुआ है, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं जैसे पार्वती, शिव, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और भी बहुत सारे हैं, नाग देवता वगैरह सब चीजें। ठीक है, इसमें आदि सारे मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस मूर्ति कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक देवी देवता के लिए कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। ये समझ में आया? बताइए, किसी समझ में आया तो। यानी कुछ इसमें क्या डिफरेंस है, विशेषता है कि सब मतलब प्रत्येक देवी देवता के लिए कुछ अलग प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब कैसे? हाँ,
हाँ, जैसे कि सूर्य देवता के लिए आपका क्या यूज होता है, 7 घोड़ा इधर होता है, सूर्य 7 घोड़ा। विष्णु के लिए कुछ अपना अलग, ठीक है। लक्ष्मी के लिए अपना अलग होता है, सरस्वती के लिए किताब और ये होता है, यानी अलग अलग आपका उनका एक एक चिन्ह के साथ उसको प्रदर्शित किया गया है। इसकी एक अलग विशेषता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे लिखिए इसमें सूर्य देवता के लिए, सूर्य देवता के लिए 7 घोड़ों का रथ, 7 घोड़ों का रथ को दर्शाया गया है। सरस्वती के लिए एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में किताब को दर्शाया गया है। ठीक है। अब जैन धर्म से संबंधित प्रतिमाएं, और जो शुरुआत में मैंने डिफरेंस बताया है तीनों शैली का, वो आपको नोट कर लिया था नहीं आप लोगों ने, हाँ, कीवर्ड के रूप में। वो आप कभी भी डिफरेंस आए तो आप लोग उसको कर सकें, ठीक है। इसलिए मैंने शायद से शुरुआत में पहले बता दिया उसको, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित प्रतिमाएं, जैन धर्म से संबंधित प्रतिमाओं का निर्माण इस शैली के अंतर्गत भी किया गया है। इस शैली के अंतर्गत भी किया गया है। जैसे कुछ जैन प्रतिमाओं, में पार्श्वनाथ, चौथे नंबर के थे ये, तो इसलिए नंबर के थे ना, इनको सर्प के साथ, पार्श्वनाथ को सांप या सर्प के साथ एक साथ, तथा ऋषभदेव को, ऋषभदेव कौन से नंबर के थे, इन्होंने ही उसकी स्थापना की थी, ठीक है, जैन धर्म की। जैसे इस्लाम में कंसेप्ट नहीं होता है प्रॉफिट का, नहीं होता है, इसे पहले आदम आते हैं, बाद में फिर आते हैं, फिर इब्राहिम आते हैं वगैरह, एक कंसेप्ट होता है ना, लास्ट में मोहम्मद साहब आते हैं, सबसे लास्ट क्या होते हैं, मोहम्मद साहब। तो इनका भी क्या था, ये भी तीर्थंकर थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कितना है, 24 नंबर पे आया था महावीर, ठीक है। ऋषभ कंधे पर, दोनों नाथ लिख दीजिए, ऋषभ देव नाथ, ऋषभ नाथ कर दीजिए हटाकर, कंधे पर झूलते हुए बाल को दर्शाया गया है। बाल कंधे पर झूलते हुए बालों को दर्शाया गया है। ठीक है। इसके बाद शासकों की प्रतिमाएं, कितना था, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ब्राह्मण हो गया, शासक बच्चे, यानी 4 तरह की मूर्तियां यहाँ पर पाई गई थी, ठीक है। तो शासकों से संबंधित प्रतिमाएं, मथुरा कला शैली में निर्मित, मथुरा कला शैली में निर्मित कुछ मूर्तियों में, मथुरा कला शैली में निर्मित कुछ मूर्तियों में कुषाण शासकों
कुशल शासकों को बनाया गया या निर्माण किया गया है। जैसे मथुरा में कनिष्क की एक सिर विहीन, यानी उनका क्या था, सर नहीं था, सिर विहीन मूर्ति मिली है, जिस पर महाराजा धीराज देवपुत्रो, हाँ पूरा लिखा हुआ संस्कृत में है, महाराजा धीराज देवपुत्रो कनिष्को देवपुत्रो कनिष्को अंकित किया गया है। इस मूर्ति में राजा एक जूता पहने, जूता और एक लंबी कोट पहने हुए है, जूता और लंबी कोट पहने हुए है। इस मूर्ति का बायां हाथ तलवार की मूठ पर, तलवार की मूठ पर मूठ है, देखिए ये रहा, ठीक है। अरे जहां पकड़ा जाता तलवार जहां तो पकड़ते हैं उसे ही मूठ कहते हैं, हाँ ठीक है। जिसे ये देखिए, ठीक है, ये तलवार है, ये क्या, ये पकड़ा हुए हैं, दिख रहा है। मूठ पर तथा दायां हाथ दिख रहा ना, गदा पर टिका हुआ है, ये गदा है, ये गदा पर टिका हुआ है, गदा। ठीक है, तो ये हमारा मथुरा मूर्तिकला थी, ठीक है। आपको लिखने का आएगा, इससे आप लोग छोटा भी कर सकते हैं
इसे बड़ा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर लिखने को आएगा उत्तर प्रदेश की मूर्ति कला में मथुरा मूर्ति कला का आप वर्णन करिए, उनकी विशेषताओं को बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, विशेषताओं बताइएगा, ऊपर से कहाँ कहाँ पर ये किससे किससे रिलेटेड है, बौद्ध से धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से और शासक की भी उन्होंने मूर्तियां बनाई। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के मंदिर कला। ठीक है, ठीक है। वैसे तो मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां हैं आपको मंदिर की? 3 है, साइड में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, द्रविड़ शैली है ये हमारा उत्तर भारत में नागर शैली का, उसके बाद दक्षिण में आपका द्रविड़ और बीच में आपका रेशा शैली का। ठीक है, जब आप लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे इन शैलियों का पूरा आपको अच्छे से बताया जाएगा पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में लेकर। ठीक है, तो हम लोग उत्तर भारत में हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर भारत में है, तो वहां के मंदिरों का शैली कौन सी होगी? अक्सर नागर शैली मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग अक्सर वही देखा जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोगों का गुप्तकालीन अवशेष आपको कौन कौन से मंदिरों का मिला है, अभी मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, दशावतार और भीतर गांव का। ठीक है, 2 मिला था, तो दोनों का ही हम लोग करेंगे। ठीक है, ऊपर से कहीं कहीं स्तंभ को भी लोग कहीं कहीं मंदिर कह देते हैं, जैसे कि भीतरी गांव गाजीपुर वाला स्तंभ है। ठीक है, उसको मंदिर भी कहते हैं। और आपका कहम भी, जो कहम स्तंभ है जिसको देवरिया वाला, उसको भी ये लोग क्या कहते हैं, उसको मंदिर में डाल देते हैं। अपना एक अयोध्या भी है, ये भी आपका नए में देखा जाए तो, लेकिन हम लोग अभी प्राचीन पढ़ना है, इसमें ये रखा जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा आपका दूसरा आपका ठीक है, इसका भी कोड बना लीजिएगा ताकि भूलेगा। 2-3 बार पूछ चुका है। और ये अक्सर किससे बने होते हैं? ये ईंटों के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, ये पूछ चुका है। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है, किस जगह है उत्तर प्रदेश के? तो हाँ, तो भूलिएगा नहीं, दशावतार का अगर पूछता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। कभी क्या दे दिया, कभी दे दिया दशावतार मंदिर, ऑप्शन इधर दे दिया ईंटों से निर्मित, फिर दे दिया आपका भीतरगांव कानपुर दे दिया, तो आपका वो मिलान करने का आएगा। तो ये दोनों ईंटों से बने हैं। ठीक है, तो आपका एक भीतरगांव का याद होना चाहिए, हाँ किसके है, कानपुर में है। दशावतार भी याद होना चाहिए, ललितपुर में है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये फेमस है दोनों, ये प्राचीन वाले हमारे गुप्त काल के ये हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी अपनी अलग अलग विशेषता है। ये पहले क्या थे, पहले मंदिर गुप्त काल कैसे बनते थे, ये आपके इनकी विशेषता ये थी। अब है शोर नहीं, इनकी क्या विशेषता थी? पहले ये ऊंचे चबूतरे पे बनाए जाते थे। ठीक है, इस पर बनाए जाते थे। और ये इनका क्या था, पहले ये शिखर युक्त नहीं थे। पहले क्या थे, पहले उनके ऊपर शिखर बनता था, वो अब बनता है, पहले नहीं सपाट थे, बाद में चल के ये शिखर युक्त हुए। ठीक है, ठीक है, इसमें और पंचायतन शैली
क्या थी पहले, क्या कहिए? हाँ जी, हाँ वो उसको पंचायतन शैली कहते हैं। ठीक है, पंचायतन शैली में ये होता है कि जैसे एक मुख्य मंदिर हो गया, ठीक है, इसके छोटा सा मंदिर, फिर आपका छोटा सा मंदिर, फिर आपका छोटा सा मंदिर, फिर आपका छोटा सा मंदिर, इसे पंचायतन शैली कहते हैं। कौन शैली कहते हैं? हाँ, तो इसकी विशेषता जब लिखेंगे हम तो उसमें करेंगे। ठीक है, इसमें और भी एक विशेषता ये होती थी कि इसमें जो गर्भगृह होता था, जो मेन होता था, वो 3 तरफ से दीवार से घिरा होता था और एक तरफ उसका दरवाजा होता था। क्लियर है? तो ये मतलब ज्यादा नहीं, 4-5 ये विशेषताएं भी हैं। ये मतलब ऊंचे बनाए जाते थे इनके, ये वर्गाकार या वर्गाकार या आयताकार होते थे। ठीक है, और ये मतलब पंचायतन शैली पर निर्मित होते थे। इनके शिखर क्या होते थे? पहले सपाट होते थे, बाद में शिखर युक्त होने लगे। ठीक है, और ये छोटे छोटे मंदिरों पे इनके चारों तरफ पंचायतन शैली थी, यानी 4-5 विशेषताएं इनकी थी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक, चलिए, गुप्त काल में के मंदिर, उत्तर प्रदेश में गुप्त काल के मंदिर। हाँ जी, इनके शिखर शुरुआत में सपाट होते थे, जो ऊपर शिखर नहीं होता था, अब नुकीले नुकीले शिखर बनते हैं, तो पहले वो सपाट होते थे। हाँ हाँ, बाद में वो शिखर युक्त होने लगे। ठीक है, ज्यादा कोई टफ भाषा नहीं इसकी, समझ में आ जाएगी आप लोगों को। गुप्त काल, उत्तर प्रदेश के गुप्त काल मंदिर। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप को पुनः गुप्तों ने यानी गुप्त शासकों ने एकत्रित किया, यानी एक खंड में बांधा। क्या कहते? बिखर गए थे छोटे छोटे टुकड़ों में, अलग अलग राज्य में थे। बाद में उन्होंने क्या किया? उसको एकत्रित किया, एक साम्राज्य बनाया। गुप्त शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। जिनकी वैष्णव क्या था? मत होता है कि धर्म होता है? वैष्णव मत होता है, मठ नहीं, मठ नहीं। ठीक है, ये क्योंकि देखो ब्राह्मण धर्म में सब लोग सारी देवी देवता आ जाते थे। कोई जैसे यहाँ पर कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई हनुमान जी करता है, ठीक है, कोई राम जी की करता है, कोई कृष्ण की करता है, ये होता ना। हाँ, पूरी ब्रांचेज जो होती है। ठीक है, तो वो जैसा होता ना, ये वैष्णव हुआ, क्या हुआ? वैष्णव हो गया, इसके बाद शाक्त हो गया, फिर उसके बाद आपकी जो शिव की शक्ति किसकी है? उनकी, और वैष्णव हुआ विष्णु की। तो ये आपका ही है। ठीक है, तो जो गुप्त लोग थे वो किसके थे?
वैष्णव के अनुयायी थे, वैष्णव मत के अनुयायी थे। गुप्त लोग वैष्णव मत के अनुयायी थे या उनकी आस्था थी। लेकिन वे अन्य धर्मों जैसे बौद्ध और जैन के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई। यानी इनके साथ नाइंसाफी उन्होंने नहीं किया, उनको भी फलने फूलने का क्या दिया, मौका दिया। ठीक है, जिसका प्रभाव गुप्तकालीन स्थापत्य और मूर्तिकला में दिखाई पड़ता है। देख लीजिए गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं, पहला लिखिए इसमें, मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया है, जिस पर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इनके मंदिर चौकोर या वर्गाकार होते हैं। इनके मंदिर चौकोर या वर्गाकार होते हैं। ये विशेषताएं याद होना चाहिए आप लोग हमेशा, ठीक है, ताकि कभी भी गुप्तकालीन उत्तर प्रदेश गुप्तकालीन मंदिरों का वर्णन करने के बारे में आए तो हमें 2 ही मंदिर का करना है देखा जाए तो आपको ये थोड़ा विशेषताएं लिखते हुए आगे के मंदिरों का वर्णन करना है, इसलिए हमें याद करिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, मंदिर का गर्भगृह गर्भगृह क्या होता है? हाँ ठीक है, वही मूर्ति जहां रहती है उसे कहते हैं। तीन तरफ से दीवारों से घिरा है, तीन तरफ से दीवारों से घिरा है तथा एक तरफ से प्रवेश द्वार होता था। अगला पॉइंट, शुरुआती दौर में इनके शिखर मंदिर की छत, शुरुआती दौर में मंदिर के छत सपाट होते थे। किंतु आगे चलकर
ये शिखर युक्त बनाए जाने लगे, शिखर युक्त बनाने या बनाए जाने लगे। शिखर युक्त बनाए जाने लगे। अगला देखिए, मंदिरों की दीवारों का निर्माण पत्थरों की सहायता से, पत्थर किया जाता था। किंतु कुछ मंदिरों में ईंटों का ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे कानपुर का भीतरगांव मंदिर। अगला पॉइंट, इस काल में मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली का प्रारंभ हुआ। पंचायतन शैली क्या होता है बताया मैंने हम लोगों को। हाँ जी, सबको पता है, ठीक है। इस शैली के अंतर्गत मुख्य मंदिर के चारों ओर चार छोटे छोटे विभिन्न देवी देवताओं के सहायक मंदिर बनाए जाते थे। जब भी लिखा करिए ना तो वहां पर आप बना लिया करिए। मान लीजिए ये नेक हो गया, ये मान लीजिए आपका शिव हो गया, या आपके मान लीजिए विष्णु हो गया, ठीक है, ये अग्नि हो गया, ये इंद्र हो गया, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं आप कोई भी, ठीक है, आपको प्रदर्शित करने के लिए। यानी कभी भी लिखते समय आप कुछ न कुछ बना दिया करिए। अभी जैसे मैंने स्कूल का बनाया था, स्कूल का मैप बनाया था, आप लोग नहीं बनाया था, तो उसको ध्यान रखना। जब मैप बनाएंगे तो वो चीजें आप याद हो जाएंगी। हमने बताया था तोरण किसे कहते हैं, तोरण क्या होता था उसमें, स्तूप में प्रवेश द्वार को कहते थे। उसका वेदिका क्या था, उसमें बाहरी जो दीवार को था, फिर उसका प्रदक्षिणा पथ क्या था, अंदर वाली जो वाल थी, ठीक है, उसके अंड क्या होता था उसमें, जो गुंबदनुमा था, ठीक है, हर्मिका क्या थी उसमें, जो गुंबद पर बनता था, उसी को, उसके ऊपर आपका जो दंड होता था उसे क्या कहते थे, यष्टि कहते थे। उसके बाद आप जो ऊपर सबसे छत्र होता था। तो ये आपको जब वो मैप बनाएंगे तो आपको अपने आप याद होगा, उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज को पढ़िए, लिखिए और मैप को देखते रहिए, जिससे आपका वो चीज भूलेगा नहीं।
ये बार बार करेंगे तो होगा। जिसे हम कहते हैं ना कि ज्योग्राफी में वर्ड मैप को देखा जाए, वर्ड मैप कोई एक दिन की चीज नहीं होती है, उसको रोजाना देखना पड़ता है। आप जब भी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाइए तो एटलस उठा लिया करिए, किसी एक महाद्वीप को देख लिया करिए, उत्तरी नॉर्थ अमेरिका देखिए या साउथ अमेरिका देखिए या अफ्रीका देख लीजिए या आप एशिया देख लीजिए। लेकिन हम तो यही कहेंगे आप शुरुआत इजी शुरू किए करिए, नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका देखा करिए। कितने कंट्री होंगे, 15-16 कंट्री साउथ अमेरिका में है, तो वो देखा करिए। ऐसे बार बार देखने से चीजें याद हो जाएंगी आप। अब ये सोचेंगे नहीं आज ही मुझे एक दिन सारा मैच करना है, तो फिर क्या होगा, नामुमकिन है वो। फिर घास पास घालमेल हो जाएगा उसमें, इधर का उधर हो जाएगा। ठीक, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके रोजाना, जैसे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो इधर खा लिया करिए, एक को देखिए। पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो आप चार्ट रखता है, चार्ट में जैसे चार्ट होता है इतिहास का चार्ट लगा लिया करिए जिसमें सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। संविधान का चार्ट लीजिए जिसमें सारे आर्टिकल हैं आपके, वो भी जिस घर में सोते हैं जिस कमरे में सोते हैं लगा लिया करिए। ठीक है, एक तो इंडिया का मैप, एक तो वर्ल्ड का मैप लगा लीजिए अपना आराम से। ठीक है, आर्टिकल सारे लर्न हो जाएंगे, आपको सारी लड़ाइयां आ जाएंगी आपको। उसके बाद आपका क्या होगा, सारे आपका जो वर्ड है जो लगभग 200 कंट्री हैं वो भी आपको हो जाएगा। किसी गांव सीमा मिलती, पर्वत पठार मैदान सब ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करते रहेंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे उन मंदिरों के बारे में। ठीक है, कहां पर है ये, उत्तर प्रदेश के भूलना नहीं है। ठीक है, ललितपुर है ये भी आपके। हाँ जी, हाँ, तो इसके बारे में लिखना होगा, थोड़ा सा लिख लेंगे ताकि आप क्या करेंगे कभी आए लिखने के लिए उत्तर प्रदेश के मंदिरों के बारे में, वहां गुप्त काल के वर्णन करिए तो आपको शब्द नहीं रहेंगे, इसको भी इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा आप लोग, और बाकी विशेषताएं बताते हुए आगे निकल जाना है आपको। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित किस भगवान की मंदिर है। हाँ, थोड़ा सा आइडिया लग गया आप लोगों को, क्योंकि ये किसको मानते थे, ज्यादातर वैष्णव को मानते थे, इसलिए ये विष्णु के स्थित भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर गुप्त वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ ये मंदिर गुप्त वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका निर्माण पंचायतन, बस सब वही विशेषताएं हैं, सब वही लिखना है आप लोगों को, ताकि हम लोग को लिखने का कला पता चल जाए कैसे लिखना है। पंचायतन शैली किया गया है। मंदिर को एक ऊंचे चबूतरे
पर बनाया गया है। एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। ये वर्तमान में खंडित हो चुका है। ये मंदिर शिखर युक्त मंदिर, ये मंदिर शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर की दीवारों को सजाने के लिए इस पर विभिन्न पौराणिक कहानियों को अंकित किया गया है। जैसे एरावत पर बैठे इंद्र। एरावत सुना आप लोगों ने? क्या है ये? किसका हाथी? हाँ जी, एरावत पर बैठे हुए इंद्र से सजा किसके हैं? हाँ, से सजा पर शयन करते हुए से सजा पर शयन करते हुए भगवान विष्णु इसके अलावा रामायण महाभारत के दृश्य भी हैं। इसके अलावा रामायण और महाभारत के दृश्य भी हैं। ठीक है, इतना लिख लेंगे आप लोग, इतना काफी है। बाकी घर पे भी जाइएगा तो इसको भी और डी में पढ़िएगा। ठीक है, दशावतार मंदिर को। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कौन एक बच रहा भी भीतर गांव। कौन सा? कानपुर। इसकी क्या विशेषता थी? ये ईंटों से बने हुए थे। इससे बनाया गया था ये ईंट के द्वारा। पूछा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, हमेशा इसको पूछा जाता है ईंटों से निर्मित मंदिर कौन कौन से, गुप्त काल के मंदिर कौन है। ठीक है, यानी एक ही में कई कई क्वेश्चन आपके पीरियड्स में आ जाएंगे।
इसलिए जो भी पढ़िए वेदर एडिकेट पढ़िए, जो भी मैंने पिछला पढ़ाया आपको वो भी भूलना नहीं है। प्रागैतिहासिक काल वाला, आपका हड़प्पा वाला, उसके बाद मध्य पाषाण का, ये सब भी याद करना है। क्योंकि अगर आज याद रहेगा, जब सर इतिहास पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, फिर घर पे जाकर पढ़ने का और मन करेगा कि और भी पढ़ें और बेहतर तरीके से करें। ठीक है, चलिए इसमें भी लिखिए थोड़ा सा। गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण वर्गाकार चबूतरे पर ईंटों की सहायता से किया गया है। ये मंदिर भी शिखर युक्त है। ये मंदिर भी शिखर युक्त है। ये मंदिर भी क्या है, इसकी बाहरी दीवारों पर बने ताकों, ताका समझ में आता है क्या होता है? ताका छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ताका कहते हैं। ठीक है, बने दीवारों पर बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं जैसे गणेश, दुर्गा आदि वराह, हाँ जी, आदि की मूर्तियां रखी गई हैं। समय के साथ साथ इस मंदिर को काफी छत पहुंची है। वर्तमान में इस मंदिर की बहुत सी ईंटें लखनऊ संग्रहालय में रखी गई हैं। लखनऊ संग्रहालय, बहुत सी ईंटें लखनऊ संग्रहालय में रखी गई हैं। संग्रहालय में रखी गई हैं। ठीक है,
ये हम लोगों ने देख लीजिए गुप्त काल के आपके मंदिर। हाँ पाए जाते हैं, बाकी उनके क्या अवशेष ये शिखर युक्त है, लेकिन हमने क्या करा, पहले पाए जाते थे लेकिन बाद में क्या हुआ, पहले सपाट बनाए जाते थे, बाद में आगे चलकर क्या हुआ, ये पर इनके शिखर युक्त बनाए जाने लगे। अभी जो भी मंदिर हम लोग बनाए हैं, ये मंदिर जो पड़े हैं, ये भी क्या है, ध्वंसेश है, मतलब खंड विखंड हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इनके अवशेष हैं जो हम आपको देखते हैं और बताते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त काल की मूर्ति कला। किसकी मूर्ति कला पढ़े थे हम लोग? ध्यान रखना है आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यादातर इनका अभी कहीं मिलता नहीं है, ज्यादातर कहाँ मिलेगा इनका आपका, सारनाथ, मानकुआर और वाराणसी। ठीक है, और मथुरा। ठीक है, हो गया। सारनाथ कहां पर है? वाराणसी। मानसरोवर कहां पर है आपका? ये प्रयागराज में है, और मथुरा तो है ही है। ठीक है, 3 जगह आपकी मिली है। मथुरा से आपकी क्या मिली है? यहाँ पर विष्णु की प्रलम्ब बाण, क्या है, प्रलम्ब बाण वाली मूर्ति मिली है। प्रलम्ब बाण क्या होता है? हाँ जी, जिसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं, घुटनों के बराबर लंबी लंबी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रलम्ब बाण मूर्ति मिली है। ठीक है, जिनमें गले में माला भी है, ठीक है, ताज भी है, सब चीजें उसमें है, यानी वहां मथुरा में विष्णु से संबंधित मूर्तियां मिली है। ठीक है, आपके सारनाथ में, सारनाथ किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए आपको कि सारनाथ नाम आ गया तो संबंधित किसका होगा? बुद्धि होंगे वहां पर अक्सर, मैक्सिमम चांस कितना है, किसका है? बुद्ध का ही है। तो बुद्ध की वहां पर खड़ी प्रतिमा भी मिली और आपकी बैठी प्रतिमा भी मिली। ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद मानकुआ में भी आपकी एक बैठी प्रतिमा मिली। ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा नग्न था, ठीक है, मतलब कपड़े नहीं थे और वो बैठे हुए थे बुद्ध। तो ये पड़ेगी क्लियर, बस इतना ही आपको ये ध्यान रखना है। ये जगह का नाम सारनाथ, वाराणसी, ठीक है, मानकुआर आपका प्रयागराज और मथुरा। ठीक है, और ये मथुरा से आपका प्रलम्ब बाण वाला क्लियर है। यहाँ पर मानकुआर में अग्नग्न बैठी बुद्ध की मूर्ति, और यहाँ पर बैठी और खड़ी हुई 2 मूर्तियां। ठीक है, तो आपको मोटी मोटा ये ध्यान होना चाहिए दिमाग में,
ताकि आपको अगर गुप्त काल की मूर्तिकला के बारे में बोला जाए, उनकी विशेषताएं लिखने के लिए और कहाँ कहाँ उनका विस्तार पाया गया, तो आप ये 3 जगह बता सकते हैं, नहीं बता सकते? ठीक है, ये 3 जगह आपको लिखना होगा। तो थोड़ा थोड़ा इसमें करके ये भी हम लोग मूर्तिकला भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। चौथी शताब्दी गुप्त काल की मूर्तिकला। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ ही भारतीय मूर्तिकला ने एक अलग काल में प्रवेश किया। इस काल में कला के तकनीकों में संपूर्णता देखने को मिलता है। इसमें सौंदर्य के आदर्शों का सृजन हुआ। इनका उत्कृष्ट प्रमाण सारनाथ, मानकुवर और मथुरा में मिलता है। ठीक है, अब देखिए गुप्तकालीन मूर्तिकला विशेषताएं। पहला पॉइंट, इस काल की मूर्तिकला अमरावती और मथुरा की प्रारंभिक उत्कृष्ट मूर्तिकला का तार्किक परिणाम है। अगला, इस काल की मूर्तिकला में सुघट्टता इसका मतलब क्या होता है? सुघट्टता आगे मतलब बढ़िया से पीट कर बनाया गया हो।
पीट पीट कर बढ़िया से उसको तराशा गया हो, ठीक है, उसे सुघट्टता कहा जाता है। ठीक है, सुघट्टता। मथुरा से और लालित्य, अमरावती से, लालित्य अमरावती से लिया गया है। गुप्तकालीन मूर्तिकारों, गुप्तकालीन मूर्तिकारों में कुषाणकालीन, कुषाणकालीन नग्न, कुषाणकालीन नग्न कामुकता, कुषाणकालीन नग्न कामुकता और पूर्व मध्यकालीन और पूर्व मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन प्रतीकात्मक सूक्ष्मता, प्रतीकात्मक सूक्ष्मता के बीच सुंदर समन्वय स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, सुंदर समन्वय स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, अगला पॉइंट, ये कला यानी गुप्तकालीन मूर्तिकला, ये कला विदेशी प्रभाव से मुक्त था। इस कला में प्रभामंडल, अगला पॉइंट, इस कला में प्रभामंडल अलंकृत बनाया गया था, प्रभामंडल अलंकृत बनाया गया था। जैसे उत्तर प्रदेश के सारनाथ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ, मानकुवर, मथुरा आदि से प्राप्त गुप्तकालीन मूर्तियों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद घर पे आप लोग पढ़ के आना है क्या, सारनाथ, मानकुवर और मथुरा के बारे में, गुप्तकालीन मूर्तियों के बारे में। ठीक है, कहां कहां पर कौन कौन सी मूर्ति मिली है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे गुप्तकालीन स्तंभ वाले में। ठीक है, वहां कहां कहां के गुप्तकालीन स्तंभ मिले हैं। उसके बाद फिर हम लोग संकलन में प्रवेश करेंगे। थोड़ा आप लोग घर से पढ़ के आइए। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही चीजें खत्म होंगी, मतलब स्थापत्य वास्तुकला, वैसे ही हम एक दो क्वेश्चन आप लोगों को लिखने देंगे मेंस के लिए, ताकि घर लिख के ले आए। ठीक है, एक बार घर से लिख के लाएंगे देंगे, बीच में हम यही तक टेस्ट ले लेंगे आप लोगों से। ये सादा पेज मंगवा के दे देंगे आप लोगों को। मुश्किल से 50 शब्दों में लिखने, ज्यादा नहीं, 50-60 शब्दों में लिखने के लिए बोलेंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, जितना भी पढ़ाया है मैंने, इतिहास, वास्तुकला, जो भी है,
या टुकड़ों में देंगे या तो पूरा एक साथ दे देंगे हम। उसको थोड़े थोड़े शब्दों में आपको 7 शब्दों में या 100 शब्दों में लिखना रहेगा। ठीक है, क्या रहेंगे आप लोग? चलिए ठीक है। आगे क्या